गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू, कैसे? आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा एंड आपने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा है कि हमने सिर्फ आइसोबारिक प्रोसेस के लिए 48 मिनट्स चला है। लेकिन उस टाइम पे एक पॉइंट रह गया था कि मैंने बोला था आपसे, मैंने वादा किया था कि मैं एक नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें वो जो टर्म आई थी सीवी सीपी की वो टर्म्स क्या होती है। तो मैं आज के लेक्चर में वही पढ़ाऊंगा, दैट इज सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। सो उससे पहले मैंने आपको एक बार स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था। अगर आपने एक क्रम से लेक्चर्स अटेंड किए तो उसमें मैंने स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। वो हमने किससे? कैपिटल एस से डिनोट किया था, कैपिटल एस से डिनोट किया था, और आप इसे सी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो मैं सी से डिनोट करता हूं, मैंने ये सी से डिनोट किया। तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या होती है कि मतलब एक आध बॉडी है, उसका यूनिट मास का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से राइज होने के लिए या टेम्परेचर 1 डिग्री से फॉल होने के लिए आपको जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा और अमाउंट ऑफ हीट निकाल के लेना होगा, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। जैसे मैंने उस टाइम पे एक फॉर्मूला बताया था, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी, m डेल्टा टी। डन। सो यहां पर देखिए, मैं बताना चाहता हूं और एक बार आपको, C यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं एक बार और डेफिनेशन बताऊंगा, रिलैक्स। डेल्टा क्यू यानी क्या? चेंज इन हीट, करेक्ट, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट। ये m क्या है? मास, गिवन मास, एंड डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। अभी ऐसा भी है, आप ध्यान रखिए, ये जो मास है वो कितना है? यूनिट केजी, यूनिट केजी मास। एंड ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, करेक्ट है? डन। तो मैं क्या कह सकता हूं कि स्पेसिफिक हीट क्या, देखिए स्टेटमेंट से फॉर्मूला डिराइव हो रहा है ना, हम फॉर्मूले से स्टेटमेंट बनाएंगे। डन। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर किसी चीज का हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे लास्ट टाइम मैंने वाटर एंड स्टील का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बताया था, वो एग्जांपल लिया था, और मैंने बोला था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन स्टील, करेक्ट है? डन। तो मैं क्या बोल रहा हूं? सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द, इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट supplied, amount of heat supply or rejected, amount of heat supply or rejected by a body of having mass m, of having mass unit kg, of having mass unit kg to rise or decrease a temperature by unit degree Celsius। आ गए तीनों टर्म्स, हीट, मास, टेम्परेचर। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या? जैसे कि आप एक ही भाषा में याद रखिए कि जैसे कि कोई चीज है, उस चीज का अगर हम वो एक यूनिट मास केजी, एक यूनिट केजी का मतलब जैसे एक केजी वाटर है, एक केजी वाटर मेरे सामने पड़ा है, उस एक केजी वाटर का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस अभी नॉर्मली। डन। तो मैं उसको हीट सप्लाई करता हूं, उसे हीट सप्लाई करता है फॉर व्हाट? टू राइज अ टेम्परेचर फॉर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अभी उस वाटर का टेम्परेचर जो 27 डिग्री सेल्सियस था, वो टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज हुआ। उतना राइज होने के लिए मुझे उसको जितना हीट सप्लाई करना पड़ रहा है ना, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और लास्ट टाइम हम ये दे चुके हैं। डन। लास्ट टाइम हमने ये देखा है कि C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। डन। सो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर लेकिन ये तो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, आज क्यों पढ़ा रहे? आज हम दो नए टर्म्स देखने वाले, दैट इज Cp एंड Cv। सो हम इसे 1 बाय 1 लेता हूं, Cp एंड Cv। जैसे देखिए ये क्या है? C, इसके बेस में मैंने V लिखा है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। V दिख रहा है ना यहां पर, V फॉर वॉल्यूम है, V फॉर वॉल्यूम, C फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सर ये कब पॉसिबल है? हम एग्जांपल लेंगे ना, डोंट वरी, जब एग्जांपल लेते हैं तो आपको सब क्लियर होता है और मुझे भी। जैसे कि मैंने एक काम किया, डन। एक काम करता हूं मैं, एक प्रेशर कुकर लेता हूं, हाँ, जिसमें हम दाल चावल नहीं पकाते वो वाला। ये देखिए एक प्रेशर कुकर लिया, डन। अभी इसको झक दिया, इसका ये ढक्कन, इसका ये कुकर वाला सीटी, इसके बाद में ये इसका, सर आप ड्राइंग निकाल रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं कभी कभी। जैसे अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है सर एक, मतलब एक प्रेशर कुकर है, ओके, जिसमें क्या है, जिसमें ये जो प्रेशर कुकर है इसमें गैस है, मतलब समझिए कुछ है, हाँ, सिस्टम। जैसे मैंने अभी गैस यहां पर कंसीडर की है, डन। सो एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब ये एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका प्रेशर मतलब क्या है, एक कुछ समथिंग, एक जीरो, मान लीजिए कि जीरो प्रेशर है, हम मानते हैं ऐसा कि चलो एक जीरो प्रेशर है, वहां पर अभी कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा है कि गैस मॉलिक्यूल्स है, वो गैस मॉलिक्यूल्स आराम से वहां पर उस सिलेंडर में बैठे हैं, डन। मैंने क्या किया, मैंने हीट देना चालू किया, मैंने क्या किया, उसको हीट सप्लाई चालू किया। ऐसा है ना, आफ्टर t इज इक्वल टू हाफ आवर, t इज इक्वल टू हाफ आवर। अभी देखिए आपने उसे हीट सप्लाई की, इसका मतलब है आप उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस गैस मॉलिक्यूल्स को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा है ना, उसका एनर्जी बढ़ रहा है। और जब इसका एनर्जी बढ़ेगा तो गारंटी है, जब इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, उस वहां पर हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होंगे, गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होंगे। लेकिन एंड क्या करेंगे, वो एक्सपांड होने वाले गैस मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो देखिए आफ्टर हाफ आवर, t इज इक्वल टू हाफ आवर, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर बाय द गैस मॉलिक्यूल्स यहां पर, ये जो मतलब अभी यहां पर ये जो ढक्कन है उसके ऊपर बढ़ गया है, वो प्रेशर दे रहे हैं, करेक्ट है, वो प्रेशर दे रहे। सो क्या हुआ, प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर इज इंक्रीज। लेकिन एक याद रखिए, जैसे कि इनिशियली कितना वॉल्यूम था, इनिशियली वॉल्यूम इज इक्वल टू समथिंग, ये इतना वॉल्यूम है, इनिशियली कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, मैं उसे लिखता हूं x सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसा लिखता हूं, डन। तो अभी देखिए आफ्टर हाफ आवर ऐसा है ना कि भाई प्रेशर तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी x सेंटीमीटर क्यूब ही है। कि आपने ऐसा कभी देखा है घर में कि भाई आपने आधे घंटे के बाद आपका प्रेशर फट के चला गया, मतलब ऐसा ढक्कन जो है वो उड़ के चला गया? नहीं, एक अगर आप लिमिटेड आवर तक उसको देते हो हीट, तो वो ढक्कन क्लोज ही रहता है। तो ऐसा है कि उस प्रेशर को का वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, प्रेशर बढ़ने से वो प्रेशर कुकर फटता नहीं है, ऐसा है कि वो आराम से है, उसका वॉल्यूम जो है इनिशियली वही वॉल्यूम फाइनली है। तो देखिए ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं, समझिए यहां पर ऐसा हुआ कि नहीं कि सर ये जो बॉडी थी, ये जो इसका अंदर का गैस था, समझिए उसका टेम्परेचर अभी स्टार्टिंग में 27 डिग्री सेल्सियस था, मैंने उसे हाफ आवर हीट देने के बाद उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, हाफ आवर के बाद उसका टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस से, जिसका मास था यूनिट मास केजी था, जिसका मास यूनिट, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हुआ, जिसका मास यूनिट मास केजी था, यूनिट मास केजी। नेक्स्ट, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, वॉल्यूम जो है वो एज इट इज कांस्टेंट ही रह गया। सो टेम्परेचर दिया, हीट दी, हीट सप्लाई टू द बॉडी ऑफ यूनिट मास टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां पर सिर्फ प्रेशर इंक्रीज हुआ, लेकिन वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट रहा है, वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट रहा है। तो मैं उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बोलता हूं CV, जहां पर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। और CV का हम फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, वही फॉर्मूला डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, करेक्ट है कि नहीं?
सिर्फ यहाँ पर अभी C की जगह से जो कैपिटल C था जिसको हम बोलते थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अभी हम वहां पर लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर सर टेम्परेचर तो बढ़ गया, हीट तो बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया, लेकिन उसका वॉल्यूम एज इट इज कांस्टेंट रहा है। डन। सो इसी को बोलते हैं CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी देखिए, ये रफ कर दूं? थैंक यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइज। प्रेशर कुकर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसकी वजह से प्रेशर कुकर का एग्जांपल आप ठीक से ध्यान में रखिए। डन। जैसे कि मैंने अभी क्या लिखा था, CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी। ऐसा है ना, यहां पर m क्या है? S है जो मास इन केजी, मास इन केजी। m क्या है? गिवन मास इन केजी, दैट इज स्मॉल m। अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स था ना सर अंडर, आप मास में क्या ले रहे हो, केजी में क्या ले रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स में ले लीजिए, ले लेता हूं। डन। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मास है उसी को हटा के नंबर ऑफ मोल्स ले लेता हूं, n यानी क्या, n फॉर नंबर ऑफ मोल्स। आप गैस किसमें को मेजर करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, करेक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सो n फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सो अभी मैं क्या लिख सकता हूं, सो CV इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अभी ऐसे उठ के आएगा कि CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन m के जगह पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी, करेक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी। जब इसको हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम बोलते थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स का ये टर्म्स यूटिलाइज करते हो, नंबर ऑफ मोल्स एट द, मतलब आप मास के जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ये टर्म यूटिलाइज करते हो, तो इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो CV इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी। अभी मुझे बताइए ये जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी मैं रफ कर दूं एक बार, ये ऊपर वाला, सॉरी सभी कर देता। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने उसको क्या डिनोट किया है, कैपिटल CV, और ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था ना, वो है स्मॉल CV। याद ध्यान में रखिए, मैंने कैपिटल CV जो है उसके ऊपर एक स्टार मार्क किया हुआ है, आपको समझ में आया इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये जो स्टार मार्क है फॉर कैपिटल CV, दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड ये जो स्मॉल CV है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सर दोनों में हम डिफरेंस क्या याद रखें, एक ही तो डिफरेंस है, इसमें स्मॉल m यूटिलाइज किया है, दैट इज गिवन मास, और मोलार में आपने नंबर ऑफ मोल्स यूटिलाइज किए। डन। तो अभी फॉर्मूला क्या था, कैपिटल CV दैट इज स्टार मार्क इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन n डेल्टा टी। आपको एक चीज पता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n, यानी क्या होता है, गिवन मास ऑफ अ गैस अपॉन मोलर मास, करेक्ट है। सो नंबर ऑफ मोल्स यानी क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सर ये याद रखिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बेसिक्स का भी बेसिक्स है ये। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, n यानी जो दिया हुआ मास है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो अभी देखिए, गिवन मास को मैं डिनोट करता हूं बाय स्मॉल m, करेक्ट है ना, गिवन मास को मैं डिनोट करता हूं बाय स्मॉल m, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M। तो n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अभी यहां पर देखिए बच्चों,
अभी उस n को मैं रिप्लेस करता हूं, देखिए तो CV स्टार दैट इज कैपिटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन, ये n के जगह पे मैं क्या लिखता हूं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू डेल्टा T। सो ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इनटू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या था, ठीक से देखिए, ये क्या था, डेल्टा Q अपॉन स्मॉल m डेल्टा T, ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर मास, गिवन मास नहीं था। सो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, CV स्टार इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल CV। यस और नो सर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, 1 बाय 1 करेक्ट है, डन। तो अभी लास्ट में आखिरी में एक इक्वेशन निकल के आ रहा है दैट इज मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। सो CV स्टार इज इक्वल टू MCV। आई होप गाइज आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गिवन मास, मैंने वो जो कोई प्रेशर कुकर वाला एग्जांपल दिया वो वहां पर से हमने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला निकालने के बाद हमने उसे गिवन मास m के टर्म में लिखा था। जब हमने उस गिवन मास को नंबर ऑफ मोल्स, गैस को नंबर ऑफ मोल्स में कंसीडर किया, तब अभी उनसे क्या किस में पड़ा है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और CV स्टार मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, डन। सो अभी देखिए उसके जगह पे फिर नंबर ऑफ मोल्स को हमने रिप्लेस किया फॉर बाय यूजिंग गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास दैट इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और यहाँ पर मैंने रिप्लेस करने के बाद देखिए स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सो ये फिर से आ गया CV। सो CV स्टार इज इक्वल टू MCV। CV स्टार क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो आई होप गाइज आपको एक टर्म तो ठीक से समझ में आई होगी दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ लेकिन हीट दी हमने, हीट सप्लाई की जिसका मास यूनिट kg था और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हुआ, डन। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टर्म दैट इज CP। रफ कर दूं? सो 1 बाय 1 ही पढ़ेंगे हम, मतलब हर बेसिक्स को अगर आप क्लियर करोगे ना तो तभी आपको एक पढ़ने का मतलब मजा आएगा, नहीं तो ये सजा बन जाएगी। देखिए अभी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, CP। तो आप बोल सकते हैं CP क्या होगा सर? CP यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी देखिए तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सिंपल है, स्पेसिफिक, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा कि जैसे लास्ट टाइम आखिरी वक्त वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, प्रेशर तो बढ़ रहा था, यहां पर क्या होगा, यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा लेकिन प्रेशर एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सो CP, डन। सर हमें तो एग्जाम्पल ही आपका समझ में आता है, चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे क्या है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मानिए कि यहां पर एक सिलेंडर है, थर्मोडायनेमिक्स में सर रोज उठ के हमें सिलेंडर ही देखना पड़ता है। देखिए तो सर ये क्या है, सर ये क्या है नया, जैसे कि मैंने यहां पर एक वॉल्व दिया है। वॉल्व क्या होता है, अरे वो वॉल्व नहीं होता जिससे आप, जैसे कि आप ये आपकी चाबी की जैसे कि आपने चाबी घुमाई तो पानी शुरू हो गया, आप जो नहीं है वो पानी, आप गार्डन में पानी मारते हो, लेकिन करेक्ट है, तो वहां पर ऐसा है कि वो जो चाबी है, वो चाबी शुरू करते हो, वो वॉल्व चालू करते हो तो पानी शुरू हो जाता है, वॉल्व बंद कर देते हो तो पानी बंद हो जाता है, डन। उसके वजह से आप वो पानी का प्रेशर भी कम ज्यादा कर सकते हो, वॉल्व थोड़ा मतलब वॉल्व को अगर कंट्रोल करेंगे तो पानी का भी स्पीड प्रेशर कम ज्यादा होगा, डन। वैसा वाला वॉल्व है जहां पर हम इस वॉल्व को, सर आप आज आपने इस कंटेनर में वॉल्व का यूटिलाइज क्यों किया है, फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर
ऑफ गैस। चलो तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। डन। अभी देखा था मैंने क्या किया, कंटेनर लिया, उसे एक वॉल्व जोड़ा है किसी लिए, फॉर टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अभी मैंने क्या किया, ये हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन क्या, यह अभी हमारा पिस्टन है, देखिए ऐसा। डन। ये पिस्टन के अंदर क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। डन। अभी मैंने क्या किया, देखो मैंने एक काम किया। अभी ऐसा है कि ये पिस्टन यहां पर एक रेस्ट पोजीशन में क्यों है, एक रेस्ट पोजीशन में इसलिए है क्योंकि वहां पर मतलब मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ प्रेशर है, लेकिन इतना भी प्रेशर नहीं है कि वो पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़े। डन। तो वो जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर है, मतलब एक इनिशियल, मतलब ये है कि पिस्टन इज एट इट्स इनिशियल पोजीशन, पिस्टन इज एट इट्स इनिशियल पोजीशन। वॉल्यूम देखिए कितना है, इसे मैं बोल सकता हूं V1, वॉल्यूम 1। डन। अभी देखिए मैंने एक काम किया, यहां पर मैंने हीट सप्लाई की, यहां पर मैंने कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई की। अगर मैं हीट सप्लाई करता हूं, अरे सर ये तो अभी हमारा मतलब दिलो दिमाग से हमें बस गया है आके कि हीट सप्लाई करते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपांड होते हैं तो क्या होता है, वो गैस मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और वो जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। सर ये पिस्टन क्या हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ गया, करेक्ट है। सो पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ना यानी क्या है, यहां पर कुछ ना कुछ पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यहां पर एक वर्क डन हुआ। अरे पिस्टन यहां से यहां तक बढ़ा मतलब कुछ ना कुछ काम ही है ना, तो ऐसा है कि यहां पर एक वर्क डन हुआ। क्या हुआ, वर्क डन, दैट इज डेल्टा W। पिस्टन को पूरे से निकालो तो सर पिस्टन क्या अपना रूप बदल रहा है। डन। तो पिस्टन यहां से यहां तक बढ़ गया। अभी ये देखिए इनिशियल पोजीशन पे हमने देखा था कि कुछ गैस में कुछ प्रेशर तो था लेकिन वो नॉर्मल प्रेशर था। डन। मतलब वो एक इनिशियल प्रेशर था, तो वहां पर पिस्टन जो है इज एट रेस्ट कंडीशन था। अभी सर यहां तक अगर ये पिस्टन यहां पर आके रुक गया है एट अ सेकेंड इनिशियल फाइनल पोजीशन, अगर पिस्टन फाइनल पोजीशन पर आकर रुक गया है, यानी इसका मतलब है अभी देखो ना, यहां से प्रेशर बढ़ा था लेकिन यहां पर आने के बाद आप देखिए जो डेल्टा P है, मतलब P इनिशियल और ये जो फाइनल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर भी वैसे ही होगा जैसे इनिशियल का। क्यों, मतलब वहां पर कुछ प्रेशर नहीं होगा, इसी वजह से तो वो पिस्टन रुका हुआ है, मतलब वहां पर थम गया है। अगर वो प्रेशर बढ़ता ही रहता था, प्रेशर चेंज होता ही रहता था, तो वो पिस्टन एक बार आके बाहर निकल नहीं जाता था। अगर यहाँ पर पिस्टन आराम से रुका है, इसका मतलब है जो इनिशियली अभी गैस का प्रेशर था वैसी प्रेशर हमें फाइनल पोजीशन पे दिख रहा है। और लेकिन एक चीज अलग हो गई सर, यहाँ पर अभी वॉल्यूम बढ़ गया है, V2 वॉल्यूम बढ़ गया है, V1 वॉल्यूम छोटा है, मतलब V1 इज लेस देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V1। अरे आराम से एनर्जी देने की वजह से गैस एक्सपांड हो गया, सो वर्क डन हो गया। डन। सो अभी देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं, जो डेल्टा P है, जो फाइनल प्रेशर था, फाइनल प्रेशर वो और इनिशियल प्रेशर दोनों अभी एक समान है, इनिशियल प्रेशर वो दोनों प्रेशर अभी एक समान है। सो मैं ऐसा नहीं कह सकता P फाइनल माइनस P इनिशियल दोनों को जो डिफरेंस आएगा वो जीरो होगा, यानी यहां पर चेंज इन प्रेशर जीरो होगा। चेंज इन प्रेशर जीरो यानी प्रेशर इज कांस्टेंट। कैसे, जो प्रेशर इनिशियल में था वही प्रेशर अभी फाइनल में, इसकी वजह से जो पिस्टन यहाँ पर रेस्ट पोजीशन में था वो कुछ अमाउंट उस सर्टन मतलब डिस्प्लेसमेंट के बाद वो जाके रुक गया है। डन। अभी देखिए सर नहीं सर देखिए आप कंटिन्यूअसली हीट दे रहे, हाँ सर, तो ऐसा है कि हीट देने की वजह से उसका एनर्जी बढ़ रहा है, तो वो रुक कैसे गया, एक काम किया मैंने, यहां पर जो मैंने वॉल अभी तक मैंने क्लोज रखा था वो वॉल मैंने ओपन कर दिया। अगर मैं ये वॉल ओपन करता हूं तो गारंटी है वहां का जो टेम्परेचर है कैसा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब होती है, गैस एक्सपांड कब होता है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है कंटिन्यूअसली। मैंने अगर वो वॉल खोल दिया तो वो ऐसा है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यहाँ से एस्केप कर रहा है, और अगर टेम्परेचर यहाँ से निकल के जा रहा है तो
टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा सिस्टम का। सो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, और इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो ये यहाँ पर प्रेशर कंटिन्यूसली क्यों लगाएगा, जो प्रेशर है इनिशियली था वही प्रेशर वो फाइनल होगा। डन, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर लगाया कब जा रहा था, जब हम कंटिन्यूसली हीट दे रहे थे। अभी यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, कैसे हमने कंट्रोल किया, बाय व्हाट, बाय यूजिंग दैट वॉल्व दैट इज फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस। डन। सो इसे हम बोलते हैं, देखो यहां पर भी हुआ एक कि हमने कंटिन्यूसली हीट सप्लाई की, वो हीट सप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, जो यूनिट मास ऑफ गैस था उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन एक चीज हुई कि हमने वहां पर प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो है ना सीपी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। डन। सो अभी ये देखिए, मैं सीपी के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, मैं सीपी के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, दैट इज सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, एज इट इज डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। सीपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। दिस इज फॉर मास, यूनिट मास इन केजी। लेकिन हमने तो क्या, हमने गैस मॉलिक्यूल्स लिए, तो गैस मॉलिक्यूल किस में होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू डेल्टा टी। सो ये Cp के ऊपर सर आपको स्टार लगाना होगा, क्योंकि अगर आप यहां पर नंबर ऑफ मोल्स वाला गैस ले रहे तो ये हो गया मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बराबर है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो n के लिए मैं क्या डिनोट कर सकता हूं, n यानी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए अभी निकल के आ रहा है सब 1 by 1। सो Cp इज इक्वल टू क्या हो गया, Cp स्टार इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, ये n की जगह पे क्या लिख रहे हैं आप, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M डेल्टा t। और देखिए ये क्या है, ये है स्मॉल cp, दैट इज cp स्टार इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू स्मॉल cp। आया ना, लास्ट वाला भी यही इक्वेशन पे आप रुक गए थे। डन, करेक्ट है। सो आई होप गाइस आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर यूनिट मास समझ में आया, और उसी के साथ मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ये भी समझ में आया। और आपको ये रिलेशन भी समझ में आया कि Cp स्टार इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास दैट इज मोलार मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डन। आई होप गाइस आपको ये दोनों समझ में आया होगा कि Cp क्या होता है एंड Cv क्या होता है। तो जो मैंने कल आपको बोला था कि ये टर्म्स हम मतलब एक डेप्थ में पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको ये 2 एग्जाम्पल या और ये 2 स्टेटमेंट्स मतलब ये क्या होता है ये समझ में आया होगा। लेकिन ऐसा है कि इसके बाद एक इक्वेशन आता है, मतलब इन दोनों को यूटिलाइज करके एक इक्वेशन बनता है। वो इक्वेशन क्या होगा वो हमें पढ़ना चाहिए, वो जो इक्वेशन होगा वो हमें पढ़ना चाहिए, और मैं इसी लेक्चर में वो कंप्लीट करवाना चाहूंगा, क्योंकि अगर कैसा है, अगर आप बेसिक पढ़ते हो तो उसका अप्लाई भी करिए। और अभी इसका ये मतलब बाकी एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है इसमें, जैसे अगर Cp और Cv का आप यूटिलाइज करें तो, जिसका नाम है मेयर्स इक्वेशन, जिसे बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसे, मेयर्स इक्वेशन। सर आप बोलेंगे कि ये जो मेयर्स इक्वेशन है ये तो केटीजी में आता है, यहां पर क्यों ले रहे हैं। एक बात सुनिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब आप पढ़ाई करेंगे ना, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए कि सर ये टर्म्स कहां से आई। मतलब आप ये जो चालू लेक्चर है वो लेक्चर आपको छोड़ के जाके फिर सर लास्ट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर मैं नहीं चाहता हूं कि आप लास्ट वाला चैप्टर जाके देखें। अभी यहां पर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप इसी पॉइंट में सब बेसिक्स क्लियर करिए। डजंट मैटर कि वो कौन से चैप्टर का है, ये तो है ना, ये पॉइंट नीट को है, नीट के लिए है, जेई के लिए, तो हमें ये पढ़ना है, और पढ़ना है तो ये भी पढ़ेंगे। डन। तो अभी मैं क्या दे रहा हूं, मेयर्स इक्वेशन।
क्योंकि देखिए जब मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस मैंने स्टार्ट की तो ऐसा है कि ये CP CV वाला टर्म्स वहां पर आ रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि CP CV क्या होता है, और ये मेयर्स इक्वेशन भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन क्या है। इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा कंटेंट अच्छा करना चाहता हूँ, आपके बेसिक्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं। डन। सो मेयर्स इक्वेशन क्या होता है ये देखेंगे। ओके, सो जैसे कि आपको फाइनल में पता होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, मतलब क्या आने वाला है। देखिए प्रूफ ये है कि CP माइनस CV इज इक्वल टू कैपिटल R। सर ये क्या है, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया। अरे नहीं, दिखा रहा हूं कि हमें आखिरी में कहां तक पहुंचना है। हाँ, तो मैं तो आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये आता कैसे है। डन। मेयर्स इक्वेशन। डन। तो उसमें मैंने दो टर्म्स पढ़ाए थे आपको, कैसा वाला, फर्स्ट वन दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, करेक्ट है। डन। यहां पर देखिए हमने इससे पहले के पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। डन। वहां पर भी हम हीट सप्लाई कर रहे थे, ना। अरे वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है दिखाता हूं, रुकिए। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, करेक्ट। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यहां पर आप क्या कर रही है, अगर देखिए जैसे कि मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, इन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आप ये लिखेंगे तो मैं यहां पर V नहीं लिख सकता। हीट सप्लाई तो कर रहे हैं, डेल्टा Q, यस हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, डन। सो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वहां पर क्या हुआ, जब आप देखिए इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आप हीट सप्लाई कर रहे थे ना, वहां पर सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा है यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर वर्क डन नहीं हो रहा था, क्योंकि वर्क डन होना यानी क्या, वो जो पिस्टन है वो एक जगह से दूसरे जगह पर डिस्प्लेस होना, क्योंकि वर्क डन होता है प्रेशर, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यानी प्रेशर इंटू डेल्टा वॉल्यूम, डेल्टा V। और हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, वॉल्यूम कैसा रह गया था, वो जो प्रेशर को करे उसका वॉल्यूम एज इट इज रह गया था, सो डेल्टा V 0 यानी वर्क डन 0, करेक्ट है। तो देखिए यहां पर मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इन केस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन का वैल्यू होगा डेल्टा W, चेंज वर्क डन का वैल्यू होगा 0, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा QV इज इक्वल टू डेल्टा U, करेक्ट है क्या, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, एंड वो हमारा नॉर्मल वाला कहाँ गया पर गया सर, वो जो हमने पढ़ा था कि CV इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन क्या था वो, M डेल्टा T, क्या था, M डेल्टा T, करेक्ट है। डन। तो मैं यहां पर डेल्टा Q की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, सो डेल्टा Q इज इक्वल टू CV, डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन 1, जो डेल्टा Q एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा Q एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, अरे ये सर मास ले रहे हैं आप, यहां पर तो गैस था, चलिए मैं एन लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स, हैप्पी। सो मैं अभी क्या लिख सकता हूं, डेल्टा Q एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, ये अभी इक्वेशन आ रहा है निकल के सेकंड। सो देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, डेल्टा QV इज इक्वल टू, अगर डेल्टा U है वर्क डन 0, डेल्टा QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T है। सो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, करेक्ट है। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, क्योंकि ये अगर राइट हैंड साइड करेक्ट इक्वल हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गए, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, एक इक्वेशन आ गया। डन। मैं अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट के लिए, जैसे कि इन CV के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने कैसे लिखा है, देखो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। एक इसके लिए लिखा है मैंने लिखा है इन द लैंग्वेज ऑफ डेल्टा Q, ये अभी आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज डेल्टा Q V इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। अभी मैं देखता हूं सेकेंड वाला, जैसे
कि Cp, अभी Cp में सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? जैसे मैं यहां पर लिखता हूं डेल्टा क्यू पी, जैसे कि मतलब यहां पर जब मैं सेकेंड वाला सिलेंडर का एग्जांपल ले रहा था वहां पर मैं हीट सप्लाई कर रहा था, सो डेल्टा क्यू, लेकिन वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था, सो प्रेशर डन। जब मैंने हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर बढ़ गया एंड द गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो गया, सो वहां पर आ गया डेल्टा यू। लेकिन सर यहां पर पिस्टन भी तो ऊपर चढ़ा था, वहां पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज हुआ था। अगर वॉल्यूम चेंज होता है इसका मतलब क्या है? वहां पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यस और नो? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो यहां पर देखिए डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा निकल के आ रहा है, डन। मैं डेल्टा क्यू पी के लिए क्या लिख सकता हूं? जैसे कि डेल्टा क्यू पी नहीं, देखिए सीपी के लिए हमने इक्वेशन क्या लिखा था? Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी, यस और नो? Cp के लिए मैंने क्या लिखा था? Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी। सो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, यस और नो सर? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये समझ में आया आपको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, क्योंकि वहां पर इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो गई एंड वर्क डन भी हो गया। और यहाँ पर सीपी फिर मैंने कैसे लिखा? जैसे लास्ट वाले मैंने पढ़ाया था डेल्टा क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी। सो अभी मैंने क्यूपी को यहाँ पर रखा है, बाकी वाले टर्म्स यहाँ पर लाया। सो डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। ये देखिए दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, यस और नो? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि अगर राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी सेम होंगे। सो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, करेक्ट है? तो ये से इक्वेशन आता है। देखिए मैं अभी ये वो फाइनल वाला इक्वेशन यहाँ पर लिख के लेता हूँ, हमें आपको समझ में आएगा कि ये सर अलग अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए आपके पास क्या बच के आता है। सो डेल्टा क्यू फॉर एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डन, करेक्ट है? तो आप अभी लिख नहीं सकते डेल्टा यू के लिए आपके पास क्या इक्वेशन है? ऊपर देखिए, याद देखिए एन सी वी डेल्टा टी, क्या लिख सकता हूं मैं? एन सी वी डेल्टा टी, करेक्ट है? और डेल्टा क्यूपी के लिए भी क्या लिख सकता हूं? एन सी पी डेल्टा टी। यही तो मैं बाद में प्रूफ करवाना चाहता था, डन। सो डेल्टा क्यूपी के लिए क्या लिखा है? एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा यू के लिए मैं यहां पर देखिए मुझे ऊपर वैल्यू मिल गई थी, एन सी वी डेल्टा टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू, करेक्ट? तो मैं अभी क्या करता हूं, ये वाला जो टर्म है ना सीवी सीपी, ये एक तरफ लाता हूं। तो देखिए एन सीपी डेल्टा टी माइनस, यहां पर ये प्लस है तो इज इक्वल टू के इस साइड पे आने पे वो माइनस होगा, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। सर अब हम क्या करेंगे? मुझे ये टर्म जो है ना सर एन एंड डेल्टा टी वो कॉमन नजर आ रही है सर, तो उसे कॉमन ले लीजिए। सो मैं देखिए एन डेल्टा टी इज इक्वल टू एन डेल्टा टी इन ब्रैकेट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू, वर्कडन का फॉर्मूला क्या पता होता है आपको? हमने पढ़ा था वर्कडन यानी पी डेल्टा वी, वर्कडन के लिए पढ़ा था ना आपने, पी डेल्टा वी। तो देखिए अभी यहां पर मैंने वर्कडन का ये लिख लिया, यहां पर मैंने लिख लिया कि वर्कडन के लिए मैंने सर रिप्लेस किया है पी डेल्टा वी, डन। आपके पास अभी ये इक्वेशन निकल के आ रहा है। हमें क्या चाहिए था? Cp माइनस Cv चाहिए था, तो Cp माइनस Cv छोड़ के जो कुछ भी फंसा है वो उस साइड में ले लेते। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P डेल्टा V अपॉन N डेल्टा T। सर इसका क्या करें? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू P डेल्टा V अपॉन N डेल्टा T। अभी देखिए जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, सर क्या बात कर रहे, अरे मतलब बोलने की रीत होती है। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? गैस के लिए ये सब हम गैस के लिए पढ़ रहे हैं ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मतलब गैस मॉलिक्यूल्स कैसे है, गैस मॉलिक्यूल्स। सो गैस आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन होता है
PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो आप ये जो R है ना, ये गैस कांस्टेंट है, ये R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ये एज इट इज रखिए, और ये जो दो वाले चीजें हैं बाकी नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर यहां पर लाइए, देखिए क्या होता है, PV अपॉन NT इज इक्वल टू R। यस, PV अपॉन NT इज इक्वल टू R। ठीक से देखिए यहां पर वही बच गया है ना, PV अपॉन NT। तो आप यहां पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ये क्या हो सकता है, PV अपॉन NT, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, करेक्ट। यूनिट बोलिए, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, करेक्ट है, डन। जूल पर मोल पर केल्विन, करेक्ट। सो अरे गैस कांस्टेंट है, जो मतलब अभी हम इसे रिप्लेस करेंगे। सो देखिए फाइनल निकल के आ रहा है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। हो गया कि नहीं, R यानी क्या है, गैस कांस्टेंट। तो इसी को बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन, इसी को बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। और इसी का ये जो रिलेशन है ये हम थर्मोडायनेमिक्स में यूटिलाइज करते हैं जब हम प्रोसेसेस पढ़ाते हैं। इसके वजह से ये जो आज का लेक्चर था ये मैं बेसिक्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ, और ये आप बेसिक्स क्लियर करेंगे आई होप। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ाने वाला तैयार है, रेडी है, तो जो पढ़ने वाला है वो तो हमेशा रेडी होना चाहिए। डन, तो पढ़िए, डन। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। R यानी गैस कांस्टेंट, Cp स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन। सो गाइज आज के लेक्चर में हमने Cp, Cv एंड Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दैट इज मेयर्स इक्वेशन, ये तीन चीजों का मतलब ठीक से स्टडी किया है ऐसा मुझे लगता है। अभी आप देखिए और आप भी नोटिस कीजिए और आप भी पढ़िए। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, जिसमें हम अभी प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने पहले एक आइसोबारिक प्रोसेस देख चुके हैं, अभी उसके बाद एक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। डन, ऐसे ही पढ़ेंगे हर बेसिक को क्लियर करते हुए। थैंक यू सो मच, बाय।